72 बीपीएससी पीटी देना है। टेस्ट सीरीज़ में स्कोर जो है 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं, या फिर 20 जुलाई तक अच्छी खासी तैयारी हो गई थी, उसके बाद भी आज भी टेस्ट सीरीज़ में स्कोर जो है 50 और 60 के बीच में आ रहे हैं। क्या मुझे पीटी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? इस प्रकार के कम से कम 100 मैसेज मैं रिसीव कर चुका हूँ पिछले कुछ दिनों में। अब पीटी का डेट भी आपका आ गया है कि भाई 25 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा। अब फिर से वही टेंशन खाया जा रहा है भाई कि 50 से 60 स्कोर आ रहा है, 60 से 70 के बीच में फंस जा रहे हैं, 70 से 80 के बीच में कोई फंसा हुआ है, तो क्या पीटी दें या ना दें? अगर आपको हकीकत बताया जाए, आप वैसे विश्वास तो कम ही बच्चे करते हैं। प्रीलिम में टेस्ट सीरीज़ का स्कोर उतना ही मायने रखता है जितना मायने मनोज तिवारी जी जो हैं वो बीजेपी में रख रहे हैं। मतलब होने ना होने का कुछ खास फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। अब उनके समर्थक नाराज़ मत होइएगा, थोड़ा सा मजाक किया है मैंने। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज के स्कोर से आपका प्रीलिम में सिलेक्शन ना तो तय होता है और ना तो रुकता है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जिस चीज़ पर आपको फोकस रहना चाहिए वो चीज़ क्या है? रिवीजन, प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज़ हम लोग क्या सीखते हैं? टेस्ट सीरीज से सीखते हैं कि निगेटिव को कैसे कम किया जाए, एलिमिनेट कैसे बेहतर तरीके से किया जाए, इन चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। टेस्ट सीरीज़ के स्कोर इस पर भी निर्भर करता है कि टेस्ट आपने किसका ख़रीदा हुआ है। अब जानबूझ करके कठिन टेस्ट बनाए जाते, मुझसे पूछिए, बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान के शुरुआत के दिनों में टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले लोगों में शामिल रहा हूँ। अब तो अपना भी टेस्ट सीरीज आता है। तो जो कोचिंग संस्थान बड़े बड़े होते हैं उनके टेस्ट सीरीज़ के पीछे एक मोटिव ये ज़रूर होता है कि बच्चों के कॉन्फिडेंस जो हैं उसको थोड़ा सा कम किया जाए, जिससे वो क्रैश कोर्स नामक चीज़ होती है उसे परचेज करें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चीज़ों पर पैसे खूब सारा लगाएं। इसलिए भी डिज़ाइन किया जाता है। आपने बीपीएससी में भी ये चीज़ देखा होगा। इस तरह के टेस्ट सीरीज़ बनाए जाते हैं जो अगर टीचर खुद हॉल करने बैठे ना तो उसके भी 60-70 नंबर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ को लेकर ये कभी भी परेशान नहीं होते हैं। आज हम लोग क्या सब बात करने वाले, तो जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा 25 अक्टूबर के लिए, उसको लेकर के बहुत सारे बच्चों को क्वेरीज़ आए हैं। उन सभी क्वेरीज़ को हम लोग एड्रेस करेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से आगे काम आपको करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये इस पर मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, और किन चीज़ों को ज़्यादा करना चाहिए ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितने दिन हैं अपने पास में? अगर हम लोग देखें, आज 17 अगस्त है, 17 अगस्त हो गया है, और आज से 70 दिन अप्रॉक्स हम लोग मान सकते हैं। 17 अगस्त से 17 सितंबर और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, ये कितने 60 दिन हो गए, और 60 दिन के बाद से मुश्किल से 8 से 9 दिन आपके पास से बचेंगे। लेकिन ये फेस्टिव सीजन होगा। फेस्टिव सीजन जब भी होता है तो थोड़ा सा समय तो आपका इधर उधर में जाएगा ही। हम मान करके चलते हैं कि हमारे पास 60 से 65 दिन इसमें बचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे साथ में, क्या है कि प्रीलिम एग्ज़ाम जो है 26 जुलाई को होने वाला था, 26 जुलाई को, और एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है 20 जुलाई के आसपास, अर्थात एग्ज़ाम से 1 वीक पहले कैंसिल हो गया है। तो 1 वीक पहले तो बच्चों की तैयारी जो होती है वो बिल्कुल पीक पर होता है, यानी कि हमारा सारा सब्जेक्ट अप्रॉक्स पढ़ा हुआ होगा मैक्सिमम बच्चों का, और प्रैक्टिस भी कर लिया होगा, टेस्ट सीरीज भी लगा लिया होगा, करेंट अफेयर भी लगा लिया होगा, इन सब काम को हमने कर लिया होगा, जिसके कारण से हमारी तैयारी जो थी प्रीलिम के हिसाब से हम तैयार थे, माइंडसेट भी पूरा बना हुआ था। तो इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपका बेस जो है वो तैयार है। अब जिन बच्चों का बेस तैयार नहीं था, वो प्रीलिम की पहले से ही तैयारी उनकी नहीं थी, बस वो एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उनको तैयारी का मौका मिल गया है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है इस बार। इसलिए जब भी इस तरह का सिचुएशन बनता है तो उसमें क्या होता है भाइयों बहनों, हमेशा ही उसमें प्रीलिम में अगर पेपर सही आ गया तो स्कोर जो है वो ज़्यादा जाएगा, क्योंकि बच्चों की तैयारी अच्छी होती है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देंगे ना वो भी संख्या बढ़ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि 26 जुलाई के कारण कई सारे बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई होगी, है ना। तो वो अब सितंबर अक्टूबर में जब एग्ज़ाम है तो वो जम करके तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि उनको समय मिल गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, जिसके कारण से कम समय होता है, तो सब लोग अब एग्ज़ाम देंगे। इसलिए हमेशा ही ये संभावना होती है कि प्रीलिम अगर कैंसिल होकर के 2 महीना बाद हो तो उसमें कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये आपको फील होगा जब कट ऑफ वगैरह की बात हम लोग करेंगे प्रीलिम एग्ज़ाम के बाद, और जब रिजल्ट वगैरह आएगा तब आपको ये चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर ही होगा।
सबसे पहले क्वेरी जो बच्चों की आई है करंट अफेयर को लेकर के कि क्या कहाँ तक का पढ़ना चाहिए, कब तक का पढ़ें। तो देखिए, अगर आपका एग्जामिनेशन 25 अक्टूबर तक का है तो मैं जो आपको सलाह दूंगा कि 30 सितंबर तक का करंट अफेयर पढ़ के जाइए आसानी से। ये बहुत ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि आयोग ने पेपर तैयार कर लिया होगा, एक ही सप्ताह का समय होगा, प्रिंट से छप करके आ गया होगा। आयोग का काम आप ना करें। आयोग में सोर्स पर भी लगाने वाले हर ग्रुप में 2-4 आपको मिल जाएंगे जिनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है आयोग के सचिव से और अध्यक्ष से। डायरेक्ट जैसे लगता है दिन में 6 बार फ़ोन करते हैं, वो एक दूसरे को रील भेजते होंगे। तो इस तरह के लोगों से थोड़ा सा बचिए। उनको टेलीग्राम एडमिन बन के रहना है जीवन में आगे की ओर। तो इसलिए आप अपना ध्यान इस पर दीजिए कि क्या सही है ना। ये नहीं कि अंदाज़ा लगाने पर जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन ये होना चाहिए कि क्या सही है। तो सही यही है कि 25 अक्टूबर को एग्ज़ाम है और हमेशा 1 ईयर से 15 मंथ तक का हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं। 1 साल से 1.5 साल तक का करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो अगर अक्टूबर में एग्जामिनेशन है तो आप पिछले साल के अगस्त सितंबर से लेकर के इस साल के अक्टूबर तक, इस साल के सितंबर तक का, या पिछले साल के जून जुलाई से इस साल के सितंबर तक का आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। इतना हमारा तय होना चाहिए, इसमें टसमस नहीं होना है। सितंबर लास्ट तक का करंट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बिहार स्पेशल का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं, ज़रा समझते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। वीडियो छोटा सा ही रखेंगे। लास्ट के जो हमें अच्छे खासे दिन मिल गए हैं, इन दोनों में हम लोग क्या स्पेशल करें। सबसे बड़ी टेंशन बच्चों की रहती है करंट अफेयर के बाद से साइंस का। इन दोनों को मिला करके 60 सवाल करीब में आते हैं। 30-30 सवाल करके दोनों में आते हैं। करंट अफेयर में कभी कभार 35 भी हो जाता है। तो यहाँ से 60 से 65 सवाल जो हैं वो इसी रेंज से आते हैं। साइंस और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। साइंस में तो फिक्स है। तो साइंस को आपने तैयार तो किया ही होगा अभी तक में। जो बाकी रह गया होगा हिस्सा वो है 11th-12th के फैक्ट्स का हिस्सा, ख़ास तौर से बायोलॉजी में। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है भाइयों बहनों, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लास 9 में मिलेगा, वो इसी का विस्तार 11th में मिल जाता है, 12th में मिल जाता है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो 10th तक के लेवल में ख़त्म हो जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। हाँ, एलईडी, डायोड, ये सब चीज़ें जो हैं जो कभी कभार बीपीएससी प्रीलिम में पूछ लिया जाता है, और वो सब चीज़ें 11th-12th में दिखती हैं, तो हम डायोड वगैरह को छोड़ सकते हैं। वो कोई ख़ास ज़रूरी नहीं होता है। गेट वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, एंड गेट, नॉट गेट, तो ये हम छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉन्सेप्चुअल जो पोर्शन है, इसी का एडवांस लेवल पर एप्लीकेशन जो है 11th-12th में है, और वहाँ पर उसको मैथमेटिकल स्वरूप में ड्राइव करके समझाया गया है। तो वो हमारे काम का हिस्सा नहीं होता है। फिर भी कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्लास 10 तक में बेहतर तरीके से तैयार हो जाता है। उसको आप एनसीईआरटी, एमसीक्यू से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या मैं यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस करवाऊँगा वहाँ से भी आपका हो जाएगा। हमारे पास जो बायो का हिस्सा बच जाता है, ये आप अगर 10 तक का आपने पढ़ भी लिया तो 11th एंड 12th में इसके बिल्कुल ही ओरिजिनल और ऑर्गेनिक प्रकार के फैक्ट होते हैं, जो बिल्कुल ही एडवांस लेवल के फैक्ट होते हैं। बीपीएससी की विडंबना ये है कि वो बोलती तो है 10 तक के साइंस से पूछते हैं, लेकिन बायो में कम से कम 11th-12th के भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। ख़ास तौर से बायोलॉजी पर इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ, क्यों भाई? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके 15 सवाल आते हैं और बायो से आपके 15 सवाल आते हैं, तो दोनों मिला करके 30 सवाल हो गए। तो आधा हिस्सा ही बायोलॉजी है, इसलिए हमेशा कठिन लगता है बच्चों को। तो 11th-12th के जो फैक्ट्स के जो होते हैं मुख्य रूप से, कल के साइंस वाले वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर दिखा दिया था, तो कल के वीडियो में जाकर के आप वो चैप्टर देख लीजिएगा। तो 11th-12th के जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी के, उसे आप जितने बेहतर तरीके से तैयार करें, एनसीईआरटी, एमसीक्यू से, लूसेंट से, या कोई और परीक्षा वाणी के स्रोत से, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या एनसीईआरटी फैक्ट्स करके जो अरिहंत की किताब आती है, कोई भी स्रोत जिसमें 11th-12th के बायोलॉजी पर थोड़ा सा अधिक जोर दीजिएगा, बायोलॉजी पर थोड़ा सा अधिक फोकस करके पढ़िएगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल वाला हिस्सा होता है, जो मैक्सिमम तो मैं भी आपको तैयार करवा दूंगा, और शायद आपने तैयार कर भी लिया होगा। अब आते हैं टेस्ट सीरीज़ पर। टेस्ट सीरीज़ के स्कोर को लेकर के बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। मैंने पहले ही आपको समझा दिया, टेस्ट सीरीज़ का स्कोर कुछ खास मायने नहीं रखता है। क्या हमें नए टेस्ट लगाना चाहिए? मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं कभी भी इस लेवल पर आपको नए टेस्ट लगाने का सजेशन नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा का मतलब नहीं दूंगा। टेस्ट सीरीज़ से प्रीलिम पास कोई भी नहीं होता है, ये भी मुझे पता है। टेस्ट सीरीज़ जितने भी आपने लगाए हैं अभी तक सेट, जैसे 30 सेट लगाए होंगे एटलीस्ट, या 40 लगाए होंगे, या हो सकता है 15 से 20 लगाया होगा, उसी को बेहतर तरीके से रिवाइज़ कीजिए
उसी को 3 से 4 बार रिवाइज़ कीजिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जिससे एक एक सवाल उसका याद हो जाए, एक एक एक्सप्लेनेशन उसका याद हो जाए। वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ना कि आपको नए पर नए सेट लगाते जाएं और दिन बाय दिन कॉन्फिडेंस भी तोड़ते जाएगा वो आपका, कभी 60 नंबर तो कभी 50 नंबर, इस तरह से आपको परेशान कर सकता है। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि आपने जो पहले सेट लगाए हैं उसी का प्रैक्टिस करें और सीखें। टेस्ट सीरीज़ में क्या सीखा जाता है? पहला चीज़ कि किस प्रकार के सवाल जो हैं वो आप अच्छे से हल कर पाते हैं, स्टेटमेंट वाले कि वन लाइनर वाले। कौन सा पक्ष आपका, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा मजबूत है, कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं। एलिमिनेशन किस प्रकार से किया जाता है, कौन से प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं जो सामान्यतः जनरली गलत हो जाते हैं, किस प्रकार से ऑप्शंस में से आंसर निकाला जाता है, हम इन चीज़ों को टेस्ट सीरीज़ में करते हैं, न कि स्कोर करते हैं। स्कोर तो टेस्ट सीरीज़ अलग ही होता है, बीपीएससी प्रीलिम पेपर से, यूपीएससी प्रीलिम पेपर से उसका कोई लेना देना नहीं होता। 10% भी मैच नहीं करेगा, 1% भी मैच कर जाए तो भी बहुत है। इसलिए टेस्ट सीरीज़ में बेहतर ये होगा कि आप इन चीज़ों पर फोकस करें। टाइमिंग, एलिमिनेशन टेक्निक किस प्रकार से होता है, हमारा मजबूत पक्ष कौन सा है, कितने देर में पेपर सॉल्व कर लेता हूँ, क्या मुझे सवाल सही से समझ में आता है या नहीं, क्या मैं ऑफलाइन कंसंट्रेट होकर के 2 घंटे में पेपर हल करता हूं या नहीं, इन चीज़ों पर हमें टेस्ट सीरीज़ में फोकस करना चाहिए। तो स्कोर कितने भी आपके आ रहे हों, 90+ आ रहे हो तो भी खुश मत होना, और 50 से कम आ रहे हो तो भी दुखी मत होना। ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है, नथिंग, जीरो मायने रखता है। मैं आपके सामने खुल करके बोल रहा हूँ। मैं भी टेस्ट सीरीज़ चलाता हूँ, कई सारे बच्चे देते भी हैं, दिए भी हैं उन्होंने, लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? प्रैक्टिस मायने रखता है। उसके बारे में आगे ज़रूर मैं बताऊँगा। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस वाले हिस्से पर कि प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए और किस मोड में किया जाए। ध्यान दीजिएगा, मैं ऑनलाइन पढ़ाने वाला शिक्षक हूँ, लेकिन फिर भी आपको सजेशन दूंगा कि लास्ट टाइम में ऑनलाइन ऑफलाइन का रेशियो ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में जब पेपर सामने आता है और आपने सारा कुछ ऑनलाइन पढ़ा हुआ है तो पेपर हल करने पर आपके स्कोर कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको आदत हो गई है किसी की आवाज़ में सवाल सुन करके, ऑप्शन सुन करके फिर हल करने का। तो ये जब आदत बन जाती है ना, तो आपको ऑफलाइन में कोई डायरेक्ट पेपर पकड़ा देगा तो उस पर दिक्कत आती है। इसलिए क्या करना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन का रेशियो जो है ये निश्चित तौर पर आपको मेंटेन करना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि 20% चीज़ें, 30% चीज़ें ऑनलाइन करें, जैसे न्यूज़ वीडियो देख लें, एक कोई प्रैक्टिस वीडियो देख लिया, करंट अफेयर के MCQ देख लिए, है ना, इसको आप ऑनलाइन करें। बाकी चीज़ों को ऑफलाइन रखें। ऑनलाइन पढ़ने की एक टाइमिंग भी फिक्स होनी चाहिए कि रात में, सुबह में, शाम में, दोपहर में, कि मुझे इतने घंटे, 3 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे फिक्स टाइम है मेरा, उसी समय फ़ोन का नेट ऑन होगा और उसी समय मैं केवल और केवल ऑनलाइन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। उसके बाद नेट ऑफ़ कर दीजिए, फ़ोन को कहीं और रख दीजिए और केवल किताब लेकर के ऑफलाइन मोड में पढ़िए। या अगर PDF से पढ़ रहे हैं तो फ़ोन का नेटवर्क ऑफ़ कर दीजिए और उसके बाद पढ़िए। जिन्हें भी इन्फॉर्म करना इन्फॉर्म कर दीजिए घर पर कि इतने से इतने बजे तक फ़ोन ऑफ रहेगा। पढ़ाई के कारण या जो भी है आप अपने तरफ से मैनेज कर सकते हैं। ये होना ज़रूर चाहिए। ये करके देखिएगा, 15 दिनों बाद मुझे बताइएगा कितना बेनिफिट होता है। इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लेना गुरु, इतना रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ मैं। ये आपको जीवन बदल के रख देगा ये चीज़, अगर आपने मैनेज कर लिया ऑनलाइन ऑफलाइन का। तो फ़ोन ऑन ही नहीं करना है, जितना देर पढ़ा नहीं तो बंद करके धर दिया। फ़ोन के पहले भी तो लोग तैयारी करके IAS IPS बने हैं ना, तो कैसे बने हैं वो? आज के दौर में ज़्यादा सुविधाएं हो जाने से इंसान आलसी हो गए, किताब खोल करके पढ़ते ही नहीं है। अब आते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन का एक ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे कितना देर ऑनलाइन करना है, कितना देर ऑफलाइन। उसमें ऑफलाइन हमेशा ज़्यादा रखिएगा। जैसे अगर 8 घंटे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटा ऑफलाइन, 2 ही घंटा ऑनलाइन का, जिससे आपको किताब पर पढ़ करके, खुद की आवाज़ में समझ करके, खुद की आंखों से सवाल को पढ़ करके करने की आदत हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। साइंस कहाँ से करें? NCERT MCQ मस्ट है, इसके लिए ज़रूर ही करें। एप्लीकेशन एंड कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायोलॉजी के 11th 12th के फैक्ट्स को और MCQ को डिटेल में कवर करें। किताब का लिंक जो है NCERT MCQ का, वो आपको वीडियो के नीचे मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अदर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पर चलेंगे। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा टेंशन रहता है बच्चों का, कभी भी इसका टेंशन नहीं लेना चाहिए। इसमें करंट अफेयर से सवाल आते हैं 100%।
तो करंट अफेयर और यूपीएससी पीवाईक्यू, यूपीएससी पीवाईक्यू में कुछ स्टैटिक पोर्शन वाले सवाल आपके और कॉन्सेप्चुअल सवाल जैसे मौद्रिक नीति, आरबीआई, मॉनेटरी, उसके अलावा इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इन सब से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर, बीमा सेक्टर, तो ये सब आपके यूपीएससी पीवाईक्यू में कवर हो जाएंगे। तो इन दोनों के अलावा इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी मत कीजिए। यूपीएससी पीवाईक्यू अगर लगा लिया है तो प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज़ लगा लीजिए। प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज़ करके इकोनॉमिक्स की किताब आती है दृष्टि आईएएस की, उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे, किताब दिखा भी दूंगा भी, आप उसे वहाँ से परचेज करके, या अगर आपके पास में है तो उसके आप लगा सकते हैं। स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं भाइयों बहनों। पॉलिटी का क्या है? पॉलिटी का करंट अफेयर तो है ही, करंट जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसी में हो जाएगा। पीटी प्रैक्टिस सीरीज, इसमें यूपीएससी क्या रहता है पीटी प्रैक्टिस सीरीज में? यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, नेट जेआरएफ, बीपीएससी, यूपीपीएससी, इन सब के सवाल रहते हैं एक जगह। जितने भी सीरियस और बड़े एग्जामिनेशन होते हैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वाले, उन सब के सवाल एक ही जगह रहते हैं। इसी प्रकार ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में पीटी प्रैक्टिस सीरीज किताब या यूपीएससी पीवाईक्यू, घटना चक्र जहाँ से भी आपने लगाया है पहले वो। उसके बाद से वर्ल्ड ज्योग्राफी, नदी, झरना, झील, हवा और माउंटेन, इन्हीं से सवाल आता है। इसके अलावा मैपिंग तो मैंने करवाया हुआ है 2 वीडियो में, तो उसे आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी में ये पोर्शन, इंडियन ज्योग्राफी जहाँ से भी हो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज ज़रूर करना। भी आऊँगा मैं कि कितना देर हमें पढ़ने पर देना चाहिए, कितना देर प्रैक्टिस पर कम से कम देना चाहिए। हिस्ट्री में प्राचीन और मध्यकाल, ये पीवाईक्यू से सबसे पहले करें। कहाँ कहाँ से पीवाईक्यू लगा सकते हैं? घटना चक्र से लगा लीजिए, या यूपीएससी पीवाईक्यू से लगा लीजिए, या पीटी प्रैक्टिस सीरीज से लगा लीजिए। कहीं से भी पीवाईक्यू लगाना चाहिए इसका। घटना चक्र में भी आप लगा सकते हैं प्राचीन भारत और मध्यकाल के, क्योंकि इसके जिस स्तर के सवाल आते हैं वो घटना चक्र में आपका कंप्लीट हो जाता है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू और प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज ज़रूर लगाएं, क्योंकि सीरियस स्तर के यहाँ से सवाल कई सारे पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल का हिस्सा है भाइयों बहनों, इसमें पीवाईक्यू तो मस्ट है, 3 से 4 बार इसको ज़रूर लगा लें, क्योंकि ये बोनस वाले सवाल होते हैं, ये कभी भी गलत नहीं करते हैं, अच्छे आसान और हल होने वाले सवाल होते हैं, कन्फ्यूजन भी कम होता है उसमें। उसके अलावा सब्जेक्ट जब पढ़ने बैठे बिहार स्पेशल तो हिस्ट्री, भूगोल और उसमें भी संसाधन वाला हिस्सा, इन 3 को ही अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो आपके प्रीलिम में बिहार स्पेशल से सवाल गलत नहीं होंगे। बाकी हिस्ट्री का तो मैंने बता ही दिया कि उसमें बिहार स्पेशल भी इंक्लूड ही है, बिहार स्पेशल के मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह सब वहाँ से तैयार हो जाएगा। किताब दिखा देता हूँ मैं आपको किस प्रकार से किताबें होती हैं। ये प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज होता है, मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे पैसे भी नहीं दिए हैं यार। इसमें आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, यूजीसी नेट सभी के एग्जामिनेशन होते हैं, सभी एग्ज़ाम के सवाल होते हैं डिटेल में, व्याख्या सही चैप्टर वाइज में। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, सबसे ज़्यादा हेल्प आपको यही वाला हिस्सा करता है। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए रटे रटाए पैटर्न पर जो सवाल हमने किए हैं वन लाइनर टाइप के, उसी से हमें मदद नहीं मिलेगा। और बीपीएससी के सवाल होते इनमें से किसी भी तरह से नहीं होते, बिल्कुल अलग आते। तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी होता है कि हम क्या करके जाएं, हमारे पास कम से कम फैक्ट्स खूब सारे हों, प्रैक्टिस खूब सारा हो, जिससे हम एलिमिनेशन वहाँ पर कर सकें। तो इसको एलिमिनेट आप इसी के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए नए प्रकार के सवाल ज़रूर लगाइएगा, जो आपने पहले प्रैक्टिस किए हुए हैं उसके इतर आप लगा सकते हैं। ये किताब तो मैंने बहुत पहले बोला था, ऐसा ना लगे आपको कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले किताब बदल रहे, नहीं, मैंने फरवरी के आसपास भी मैं भी ये किताब रिकमेंड किया था, तो उस समय से भी आप कर सकते थे। अगर आप अभी कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। क्या सभी सब्जेक्ट का करना चाहिए क्या? नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का ले सकते हैं, यही है वो जो सेक्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। साइंस एंड टेक का मत लीजिएगा, यूपीएससी प्रीलिम में साइंस एंड टेक का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बीपीएससी प्रीलिम में साइंस का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, 30 सवाल साइंस से आते हैं, यूपीएससी में साइंस एंड टेक से सवाल पूछे जाते हैं। तो इन 4 का ले सकते हैं आप, उससे आपको हेल्प मिल जाएगा और इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डेली पर कि किस तरह से रूटीन होना चाहिए। 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका प्रैक्टिस अभी तक कम है तो आप क्या कर सकते हैं, 60-40 का रेशियो लेकर के चल सकते हैं कि 60 मिनट जो है 1 घंटे में से, या 60% हिस्सा अपने पढ़ने का जो है वो आप स्टडी पर दें, पढ़ाई पर दें, फोकस करें पढ़ाई पर। अगर आपके बहुत ही कम कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सब्जेक्ट वगैरह क्लियर नहीं है, 40% टाइम जो है प्रैक्टिस पर ज़रूर ही दें। अगर आपका सब कुछ तैयार है, प्रैक्टिस भी किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज करके आधा आधा समय दे सकते हैं। अगर आपका सारा सब्जेक्ट बिल्कुल एक्सेलेंट तरीके से तैयार है, सब पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया है,
तो फिर प्रैक्टिस सीरीज़ ही लगाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, 30% समय दें अपने पढ़ने पर, बाकी मैक्सिमम हिस्सा जो है वो प्रैक्टिस करने पर दें। कहाँ से करें? यूपीएससी पीवाईक्यू, पीटी प्रैक्टिस सीरीज़ कर सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज़ लगाए तो उसे रिवाइज़ करें। ऑनलाइन मैं एमसीक्यू करवाऊंगा, उसे आप कर सकते हैं। मैं अचीवर ग्रुप में भी फिर से एमसीक्यू शुरू कर रहा हूँ, पहले ही बता दिया था, उसमें भी आप जुड़ करके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रचार प्रसार करना वीडियो का उद्देश्य नहीं था, इसलिए सबसे अंत में बहुत छोटा बताया मैंने। आजकल अचीवर ग्रुप का प्राइस भी मैंने कम किया है ताकि मैक्सिमम बच्चे लाभ उठा सकें। प्रीलिम तक वो चलता रहेगा, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो अगर आपका सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से तैयार है तो आप मैक्सिमम समय प्रैक्टिस पर ही दें, 70% हिस्सा प्रैक्टिस पर ही दें। ज़्यादा से ज़्यादा खूब सारे सवालों को, अलग अलग स्तर के सवाल, आसान से लेकर के कठिन तक के सवाल, चैलेंजिंग सवाल, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें और जितना हो सके प्रैक्टिस करें। आपका प्रीलिम नहीं रुकेगा, ठीक है। एक प्रैक्टिस नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने तो ये चीज़ पिछले साल कह दिया था 72 बीपीएससी के लिए, जब मैंने बेसिक से शुरू किया था, जैसे 73 वालों को तभी मैंने बता दिया। जब आप प्रीलिम के लिए प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ना, सबसे पहले दिन से, जब आपने फरवरी मार्च के बाद शुरू किया होगा, तो प्रैक्टिस जब भी करते हैं तो बगल में एक कॉपी लेकर के बैठा कीजिए। जो भी प्रैक्टिस करो उसमें ऐसे फैक्ट जो आपको यूनिक लगे या फिर जो आपको पता नहीं था उसको नोट डाउन करते गए, सभी सब्जेक्ट का एक ही कॉपी में। इससे लास्ट में आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएगा जिसमें जितने आपको फैक्ट कठिन लगे तो सारा एक जगह लिखा होगा। उसे रिवाइज़ करना बहुत आसान होता है। प्रीलिम के 1 सप्ताह पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उसको आप देखते जाएंगे, आपको सारा याद आता जाएगा। तो एक प्रैक्टिस नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। कुछ नहीं, जब भी प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं, डेट लिख दिया और उसके नीचे जो आज के फैक्ट दिखे, कठोर वाले, कठिन वाले, याद नहीं थे वो वाले, वो सब लिखते चले गए एक ही जगह पर, ठीक है। तो इतना ज़रूर कीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में गाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।